आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं मूवी रिव्यू में, वो है नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर बनी हुई एक मूवी। पिछले दिनों रिलीज हुई रिडले स्कॉट की फिल्म नेपोलियन फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट और उस महिला पर केंद्रित है जिसे नेपोलियन जोसेफीन कहकर बुलाते थे। ये रिव्यू मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूं बीबीसी हिंदी के न्यूज के माध्यम से। रिडले स्कॉट ने इसको डायरेक्ट किया था। रिडले स्कॉट की ये मूवी है और रिडले स्कॉट कहते हैं कि इस फिल्म में नेपोलियन को ऐसे शख्सियत के तौर पर दिखाया गया है जिसने जोसेफीन का प्यार जीतने की कोशिश में दुनिया फतह कर ली, और जब जोसेफीन का प्यार नहीं जीत सके तो उन्हें तबाह करने के लिए दुनिया फतह कर ली, और इस पूरी प्रक्रिया में खुद को तबाह कर लिया। और जब खबर आई कि जोसेफीन की भूमिका वैसा किर्बी निभाएंगी तो इतिहासकार दंग रह गए। ऐसा इसलिए क्योंकि किर्बी नेपोलियन की भूमिका निभा रहे वॉकिन फीनिक्स की तुलना में काफी छोटी हैं, यानी कि तकरीबन 14 साल, जबकि जोसेफीन वास्तव में नेपोलियन से 6 साल बड़ी थी। स्कॉट ने द न्यूयॉर्कर से बात करते हुए कहा कि उन इतिहासकारों को कुछ ढंग का काम करने की सलाह दी जो कि फिल्म में कई गलतियों पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन जोसेफीन और नेपोलियन की उम्र का फर्क उनकी जिंदगी और प्यार पर गहरा असर रहा था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान विधवा जोसेफीन का नाम मैरी जोसेफी रोज द ब्यूहाने था। उनके 2 बच्चे थे और उनका भविष्य अनिश्चितताओं से घिरा हुआ था। उस समय उनकी उम्र 30 से 40 के बीच थी। उन्हें युवा तो नहीं माना जा सकता, लेकिन उन्होंने पेरिस के फैशन पसंद समाज का हिस्सा बनने की हर संभव कोशिश की थी और जान पहचान का इस्तेमाल करते हुए पॉल बर्रास नाम के राजनेता के साथ दोस्ती की थी। नेपोलियन से की शादी। उन्हें कोर्सिका के युवा जनरल नेपोलियन बोनापार्ट से शादी करने के लिए मनाया गया जो उन पर फिदा थे। जोसेफीन से मिलने के कुछ ही महीनों के बाद और मार्च 1976 में उनकी शादी के तुरंत बाद नेपोलियन को इटली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व करने के लिए भेज दिया गया था। इटली से उन्होंने जोसेफीन को कई प्रेम भरे खत लिखे। इनमें इतना ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया हुआ था और इतनी बार प्यार जताया गया था कि इसमें भावनाएं कम, धमकी ज़्यादा नजर आती हैं। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, तुम कभी मुझे खत नहीं लिखती, तुम अपने पति का ख्याल नहीं रखती हो। एक में लिखा था, मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली, मुझे यकीन हो गया है कि अब तुम मुझे प्यार नहीं करती। एक में लिखा है कि हर रोज़ मैं तुम्हारी करतूतों को गिनाता हूँ, मैं अब तुम्हें प्यार ना करने के लिए खुद पर बहुत गुस्सा करता हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हें अब पहले से ज़्यादा प्यार नहीं करता। जब जोसेफीन इटली रहने आई तब भी नेपोलियन उनके हर कदम की खबर रखते थे और चिट्ठियाँ चाहते थे। इस दौरान तक नेपोलियन का जुनून कुछ कम हो गया था, मगर रवैया फिर भी जोसेफीन को काबू में रखने जैसा था। नेपोलियन को अपनी पत्नी की जान पहचान से होने वाले फायदों का एहसास हो चुका था और वो ये भी स्वीकार कर चुके थे कि वे एक दूसरे के लिए दोनों की भावनाओं का स्तर अलग है। 1798 तक किसी उपन्यास की तरह भावनाओं का इजहार करने का तरीका बदल चुका था और 1780 तक वो कुछ ठंडे से हो चुके थे। ये चिट्ठियाँ उनके रिश्तों को समझने के लिए बहुत व्यवहारिक हैं। शक्तिशाली पति पत्नी। एक सम्मानित युद्ध नायक की पत्नी जोसेफीन ने अपने राजनीतिक जान पहचान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, शायद नेपोलियन के नियंत्रण भरे रवैये से बचने के लिए। लोग जानते थे कि नेपोलियन और जोसेफीन एक टीम के रूप में कितने प्रभावशाली हो सकते हैं, इसलिए उनके आलोचकों, जिनमें नेपोलियन के परिजन भी शामिल थे, उन्होंने जोसेफीन की छवि बिगाड़ने के लिए अफवाहें भी फैलाईं। जोसेफीन ने अपने प्रेमी हिप्पोलाइट चार्ल्स को जो चिट्ठियाँ लिखी थीं, उनसे पता चलता था कि उनके लिए हालात कितने परेशान कर देने वाले हो चुके थे। नेपोलियन मिस्र में एक अभियान पर थे जब उन्हें सबूत सौंपा गया कि जोसेफीन का प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस बारे में नेपोलियन ने अपने भाई को चिट्ठी भेजी थी, लेकिन बीच में ही ये लीक हो गई, ब्रिटेन में छप गई। जल्दी फ्रांस में भी सभी को इसका पता चल गया। शुरू में नेपोलियन नाखुश हुए थे, लेकिन बाद में जब वो पेरिस गए तो जोसेफीन को माफ कर दिया। जोसेफीन ने भी अपने पति के राजनीतिक दांव पेचों में मदद की और 1800 में हुए तख्ता पलट के बाद उन्हें सत्ता मिल गई। क्रांतियों से भरे दशक के कारण हुई खेमबंदी को मिटाने के लिए नेपोलियन को जोसेफीन की नरमी भरी कूटनीति और कुलीन वर्ग से आने का फायदा मिला था। जोसेफीन को नया फ्रांस बनाने में भूमिका निभाने में खुशी मिल रही थी। 1796 में तो वो इटली जाकर अपने पति के साथ रहने की इच्छुक नहीं थी, लेकिन बाद में वो हर जगह उनके साथ गई। ये जोसेफीन के लिए बहुत अहम था कि कहीं नेपोलियन किसी और युवा महिला की ओर आकर्षित न हो जाए। नेपोलियन 1807 में पोलैंड यात्रा में जोसेफीन को अपने साथ नहीं ले गए और वहां उनका एक बड़े परिवार की महिला मारिया वालोस्वका से लंबा अफेयर चला। लेकिन इस दौरान उनकी चिट्ठियां दिखाती हैं कि वो अभी भी जोसेफीन के प्रति अनुराग रख रहे थे, फिर भी तलाक का खतरा मंडरा रहा था। नेपोलियन ने 1804 में वंश के आधार पर राजशाही चलाने की कोशिश की। उनके परिवार के लोग लगातार उन पर एक वारिस को लेकर दबाव बना रहे थे। जोसेफीन उन्हें वारिस नहीं दे पाई थी।
जोसेफिन की एक नौकरानी एवरेलियन ने उस दौर के बारे में लिखा है जब दोनों तलाक के बहुत करीब और एक दूसरे से काफ़ी दूर हो चुके थे। 1809 में जब उनका तलाक हुआ तो जोसेफिन बहुत सदमे में थी। इस तलाक को देश की ज़रूरतों के लिए एक त्याग की तरह दिखाया गया था। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के हैम्सबर्ग की आर्चनेस मेरी लुई से शादी होने तक जोसेफिन के पास जाना और उन्होंने चिट्ठियां लिखना जारी रखा था। जोसेफिन ने 1811 में बेटे के जन्म पर नेपोलियन को बधाई दी और कहा कि हमारी नियति कभी अलग नहीं हो सकती, ऐसे में वो उनके लिए हमेशा खुश रहेंगी। 1812 में रूस के लिए अभियान शुरू करने से पहले नेपोलियन पेरिस के बाहर जोसेफिन की पसंदीदा जगह माल मेज़ों में उनसे मिलने गए। वो इसके बाद कभी उन्हें नहीं देख पाए क्योंकि 1814 में जोसेफिन की मौत हो गई थी। वाटरलू में हार के बाद सेंट हेलेना के लिए देश निकाला दिए जाने से पहले नेपोलियन ने मामेज़ों में समय बिताया गया था। इन दोनों का रिश्ता कैसा था इसे लेकर किसी एक नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि जोसेफिन के बहुत कम ऐसे पत्र बचे हैं जिससे उनका पक्ष जाना जा सके। क्या वो शुरू में नेपोलियन को प्यार करती थी? शायद नहीं। क्या वो उनसे प्यार करने लगी थी? शायद हाँ। नेपोलियन ने जोसेफिन की उम्र और उनकी आलोचनाओं की परवाह नहीं की और उनके बच्चों की भी अच्छी देखभाल की। हालांकि आखिरकार जोसेफिन और नेपोलियन दोनों ही एक दूसरे से ज़्यादा प्यार सत्ता से करते थे। उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के फायदों का पता चल चुका था और बहुत तेज़ी से वे शीर्ष पर भी पहुंचे। आखिर में नेपोलियन को बेटे की ज़रूरत होने के कारण उनकी सत्ता और शादी दोनों में भूचाल ला दिया था। मगर देश निकाले जाने पर और उससे पहले उनका मालमेज़ों जाना दिखाता है कि जोसेफिन की उनके लिए कितनी अहमियत थी। भले ही वो भरोसेमंद ना रही हूँ लेकिन वफादार रहीं और नेपोलियन के लिए भाग्यशाली भी साबित हुई। 1821 में मौत से कुछ समय पहले नेपोलियन को उनका सपना आया था। नेपोलियन के वफादार मार्शल ने लिखा, उन्होंने बताया उन्होंने जोसेफिन को देखा और बात की। नेपोलियन को उम्मीद थी कि वो जल्द ही जोसेफिन के साथ होंगे। ये पूरा मूल लेख आप BBC कल्चर पर देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। और ये लेख द कन्वर्सेशंस में हुई एक बातचीत को लेकर क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत फिर से प्रकाशित किया गया था। और ये थी आप लोगों के लिए नेपोलियन के बारे में कुछ बातें। नेपोलियन कौन था और उनका इतिहास क्या है। और हॉलीवुड की उस साल की यानी कि 2023 की मच वेटेड मूवी नेपोलियन रिलीज हो चुकी थी और उसके बाद अब उसके रिव्यू के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आपने नेपोलियन के बारे में तो इतिहास की किताब में पढ़ा ही होगा कि वो कैसा था और उसने कैसे फ्रांस के अंदर अपनी सत्ता स्थापित की थी। और ये फिल्म बताती है कि इस फिल्म के अंदर नेपोलियन का लीड रोल प्ले किया है क्वीन फीनिक्स ने और नेपोलियन की पत्नी जोसेफिन की भूमिका वेनेसा किर्बी ने निभाई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर रिडले स्कॉट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक बायोपिक है जिसके अंदर नेपोलियन की सत्ता दिखाई गई है कि उसने कैसे इतनी बड़ी सत्ता बनाई और कैसे नेपोलियन ने इतने सालों तक फ्रांस के ऊपर राज किया और उसकी निजी जिंदगी में उस वक्त क्या चल रहा था। ये सब हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। नेपोलियन मूवी से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और इसके डायरेक्टर ने ऐसा ही काम भी किया है। उन्होंने अपना तो बेस्ट देने की कोशिश की है पर तो वो तब भी कुछ जगहों पर चूक जाते हैं और उनसे भी अच्छा काम नहीं हो पाता। वैसे अगर इस फिल्म का रन टाइम देख लें तो नेपोलियन मूवी का रन टाइम 2 घंटे 40 मिनट का है और एक फिल्म के लिए रन टाइम बिल्कुल सही होता है। पर नेपोलियन मूवी के लिए रन टाइम काफ़ी नहीं है और नेपोलियन के ऊपर तो मूवी नहीं बननी चाहिए थी। नेपोलियन के ऊपर एक 4-5 एपिसोड की सीरीज बनानी चाहिए थी जिसके अंदर उसकी पूरी ज़िंदगी का एक्सप्लेन किया जाता और उसकी ज़िंदगी के एक एक पहलू को हमारे सामने रखा जाता कि उसने कितनी जंग लड़ी, कैसे कैसे उसने अपनी सत्ता बनाई। और ऐसा ये मूवी नहीं कर पाती क्योंकि एक लिमिटेड रन टाइम में वो सब कुछ नहीं दिखा सकते। इसलिए इस फिल्म का रन टाइम ज़्यादा होना चाहिए था या फिर इसके ऊपर ऐसी सीरीज़ बननी चाहिए थी जैसे जहाँ पर भी जंग दिखाई गई है वो सीन बहुत ही बेहतरीन है और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से युद्ध को इस फिल्म में दिखा सकते हैं और बेहतरीन दिखा सकते थे। नेपोलियन मूवी की कहानी क्या होने वाली है वैसे आप इस फिल्म से समझ ही गए हैं। आखिर इसके अंदर हमें इस कहानी में क्या दिखा सकते हैं। नेपोलियन के बारे में आपने हिस्ट्री में उसके बारे में पढ़ा होगा। नेपोलियन के ऊपर एक अलग ही टेक लेती है ये फिल्म और ये फिल्म हमें नेपोलियन की जर्नी दिखाती है कि कैसे उसने 15 सालों के अंदर अपना साम्राज्य बनाया और कैसे वो एक एक सीढ़ी चढ़कर फ्रांस का सबसे बड़ा शासक बना और उसने कितने युद्ध किए और फिर जाकर उसे ये राजगद्दी हासिल हुई। पर नेपोलियन के युद्ध के बारे में तो किताबों में भी मिल जाएगा पर इस फिल्म के अंदर नेपोलियन की निजी ज़िंदगी के बारे में भी बताया गया है कि कैसे उसकी बीवी को बच्चे नहीं हो रहे थे और बच्चे पैदा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और यहीं से आप इस फिल्म को देखने के दौरान उनकी ज़िंदगी के बारे में और ज़्यादा जानेंगे और उसमें कई सारे इंटीमेट सीन्स भी हैं और इस फिल्म को आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। देखने जाना है तो थिएटर के अंदर अकेले जा सकते हैं।
इस फिल्म के अंदर नेपोलियन की भूमिका क्वीन फिनिक्स ने निभाई थी और उसको निभाने के साथ साथ उन्होंने एक बेहतरीन एक्टिंग की है और सच में ही नेपोलियन मूवी के अंदर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि वो एक कमाल के एक्टर हैं। उनसे हमें यही उम्मीद है कि वो अपनी बहुत ही अच्छी एक्टिंग स्किल्स दिखाएं और हम स्क्रीन पर जोकिंग फिनिक्स को ही नहीं बल्कि नेपोलियन को देखते हैं कि वो ऐसी ही एक्टिंग करते हैं। और उनके अंदर जोकर मूवी भी आपने उनकी देखी होगी और जोकर से अलग उन्होंने इसमें काम किया है। इस फिल्म के डायरेक्टर का वर्क ऐसे समझा जा सकता है कि फिल्म की शुरुआत एक आदमी का सिर काटने से होती है, पर हमें उसकी ये वजन नहीं दिखाते हैं कि नेपोलियन ने आखिर उसका सिर क्यों काटा, इसकी क्या वजह रही है, क्या रीज़न रहा है। शुरुआत में बता दिया जाता है कि फ्रांस की जनता उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, पर क्यों नफरत करती थी ये नहीं बताया गया। और साथ ही नेपोलियन ने अपने जीवन काल में 21 युद्ध किए थे और इस फिल्म के अंदर केवल 6 युद्ध ही दिखाए गए हैं और ज़्यादातर युद्ध बर्फीले क्षेत्र में ही होते हैं जो आपको समझ में नहीं आ पाएंगे। खैर, ये थी मूवी के बारे में मूवी रिव्यू। आप जल्दी ही इसके बारे में और भी बातें पता कर सकते हैं मूवी देखने के साथ साथ।